हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं, भारत के संविधान का संवैधानिक विकास। तो भारतीय संविधान का जो है संवैधानिक विकास आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। जैसा कि भारतीय संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया है, भारतीय संविधान सभा के गठन के लेकर जो सबसे पहले बार मांग की गई कि भारतीय संविधान सभा का गठन और भारत के लिए एक संविधान की मांग की गई कि भारत का एक संविधान हो जिसका निर्माण जो है भारतीयों द्वारा किया जाए। तो इस तरह का सबसे पहले विचार सन 1922 में जो है गांधी जी ने दिया। सन 1922 में महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में एक विचार दिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसके जो प्रतिनिधि हों वो भारतीय हों। तो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण हो जिसके माध्यम से किया जाए, उसमें जो शामिल प्रतिनिधि हों वो भारतीय हैं। उसके बाद सन 1928 नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो कि श्री जवाहरलाल नेहरू के पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम से जो है इसे प्रसिद्धि मिली, नेहरू रिपोर्ट। इसमें उस समय के लगभग सभी प्रमुख दलों ने मिलकर जो है एक संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया को शुरू किया था और उसके आधार पर जो है इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसमें भी इस बात को दोहराया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसके प्रतिनिधि भारतीय हों। इसके बाद सन 1934 ईस्वी में रेडिकल मानववाद के चिंतक एम एन रॉय ने भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इसी बात को जो है सन 1935-36 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से अपना लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई।
की मांग की गई, मांग की गई। और इसी बात को सन 1937-38 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए, जिसके निर्माणकर्ता भारतीय होंगे। तो नेहरू की इस बात को जो है ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। सन 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को मान लिया गया कि गठन की मांग को मान लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान सभा के गठन को लेकर जो है सबसे पहली बार मांग जो है महात्मा गांधी जी ने किया था सन 1922 में। उसके बाद उन्हीं की मांगों को जो है सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में दोहराया गया। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने जो है इस मांग को और अच्छे तरीके से अंग्रेज सरकार के सामने रखा और 1935-36 में जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपने आधिकारिक मंच से इस बात की घोषणा की कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और जिसमें जो प्रतिनिधि होंगे वो भारतीय होंगे। इसके बाद इसी बात को जो है जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए जिसका निर्माण जो है भारतीयों के द्वारा किया जाए। उनकी बात को जो है ब्रिटिश सरकार मान लेती है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सन 1942 में इसके बाद जैसा कि हम देखते हैं कि सन 1942 में जो है एक नया सन 1942 तक आते आते जो है सन 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो उस समय ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही खस्ताहाल थी, बहुत दयनीय थी, जिसकी वजह से वह भारत से चाहता था कि भारत उसका द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करे। और भारतीय नेताओं की ये मांग थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और उस संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाए। तो इस बात को देखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव जिस तरह से बन रहा था जो है ब्रिटेन के ऊपर, उस परिस्थिति में उसने एक
योजना भेजा जिसका नाम था, एक मिशन भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। तो सन 1942 में जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन, इसके सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। तो ये 3 सदस्य थे क्रिप्स मिशन के। क्रिप्स मिशन में इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसके सदस्य जो है भारतीय होंगे, और लेकिन जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। ये बात जो है इसमें पहली बार स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। लेकिन जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल थे उन सभी ने जो है क्रिप्स मिशन का विरोध किया, क्योंकि क्रिप्स मिशन में जो भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, जो कि बहुत ही एक अनिश्चित स्थिति थी कि ब्रिटेन की क्या स्थिति होगी उस युद्ध के बाद। तो इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। दूसरी वजह ये थी विरोध करने की कि इसमें जो है दूसरी ये बात कही गई थी कि जो भी देशी रियासतें हैं वो संविधान सभा में उनकी इच्छा पर है, वो शामिल होना चाहेंगे या नहीं शामिल होना चाहेंगे। तो इस वजह से जो है भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे उन सभी ने जो है विरोध किया। और मुस्लिम लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि इसने स्पष्ट रूप से जो है पाकिस्तान की बात नहीं रखी। पाकिस्तान के लिए अलग देश की मांग को जो है इसने ठुकरा दिया था। तो इसलिए जो है मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद सन 1946 जो कि सबसे महत्वपूर्ण डेट है, सन 1946 जब कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में जो है स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और उसमें ये भी निश्चित किया गया कि उस संविधान सभा में भारत के जो सदस्य होंगे वो किस प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचित होंगे। तो इन सारी बातों का उल्लेख जो है कैबिनेट मिशन में किया गया, जिसके बाद जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि भारतीय संविधान का जो इतिहास है उसे हम 3 खंडों में बांटकर देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के इतिहास को 3 खंडों में बांटकर देखेंगे। पहला जो है 1773 से लेकर 1858 तक। दूसरे खंड को जो है 1858 से लेकर 1909 तक। और तीसरे खंड को जो है 1910 से लेकर 1946 तक। यानी कि सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक जो है पहले खंड के अंतर्गत देखेंगे। दूसरे खंड में जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से जो है जब भारत का जो है कंपनी से पावर जो है हटकर ब्रिटिश क्राउन में जो है हस्तांतरित हो गया, तब से लेकर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन तक। उसके बाद अगला कड़ी है कि सांप्रदायिक निर्वाचन से लेकर जो है कैबिनेट मिशन तक। तो इस तरह से हम भारतीय संवैधानिक इतिहास को जो है 3 भागों में बांटकर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आज हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट सन
सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसे जो है भारतीय विनियामक अधिनियम भी कहा जाता है। और इससे ये माना जाता है कि भारत पर कंपनी का सीधा शासन हो गया। भारत पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हुआ। सीधा शासन स्थापित हुआ। तो जैसा कि सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास किया गया था। तो जैसा कि जब अंग्रेज भारत में आ गए, शुरू में तो वो व्यापार करने आए थे। व्यापार करते करते वो भारत के राजनीतिक मसलों में जो है दिलचस्पी लेने लगे और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद वे अपने धीरे धीरे राजनीतिक पकड़ को जो है मजबूत करने की कोशिश करने लगे और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को जो है और अधिक अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को जो है और अधिक क्षेत्रों में फैलाने के लिए वो कोशिश करने लगे, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर जो है नियंत्रण स्थापित हो सके। तो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की स्थिति पहले से थोड़ी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन उस लड़ाई से जो है ये बात निर्धारित नहीं हो पाई कि भारतीय इतिहास में कौन शक्तिशाली है, अंग्रेज शक्तिशाली हैं या फिर भारतीय शक्तिशाली है। तो इस बात का निश्चय नहीं हो पाया था। इसके बाद दूसरी लड़ाई हुई, जिसे बक्सर की लड़ाई कही जाती है, और 1764 में हुई। 1764 की जो बक्सर की लड़ाई हुई अंग्रेजों और भारतीयों के बीच, अंग्रेज में उस समय जो सेना नायक था रॉबर्ट क्लाइव, और भारतीयों की तरफ से जो है मीर कासिम के साथ में जो है शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और मुगल बादशाह। तो ये 3 लोग मिलकर जो है उधर से अंग्रेज थे। इन दोनों लोगों के बीच बक्सर में जो है एक लड़ाई हुई, जिसे बक्सर की लड़ाई कहा जाता है। कब हुई? तो 1764 में। और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जो है जो दीवानी अधिकार थे, वो अधिकार जो है कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया, जबकि फौजदारी अधिकारों को जो है वहाँ के नवाब के हाथ में दे दिया। तो दीवानी अधिकार के अंतर्गत राजस्व की वसूली आती थी, और राजस्व वसूली का काम जो है कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया, जबकि वहाँ के जो फौजदारी अधिकार थे वो वहाँ के नवाब को दे दिया। इस तरह से जो है उस समय शासन जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, और दो शासन की प्रक्रिया जो है लागू थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और कंपनी का धीरे धीरे जो है ब्रिटेन में आलोचना भी हो रही थी कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बहुत अधिक फ़ायदा कमा रहे हैं, और उससे जो है ब्रिटेन को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि कंपनी के लोगों जो है फ़ायदा कमाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पहली बार जो है ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, और उसके लिए उसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के ऊपर जो है वहाँ की संसद पहली बार नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसमें क्या प्रमुख प्रावधान थे उनको हम जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रमुख प्रावधान था वो था कि इसके माध्यम से जो है पहला था कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। और इस तरह का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तो बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके बाद कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया। और इस न्यायालय का जो गठन है वो 1774 में कर दिया गया था। तो इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड इम्पे जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद जो है जो कंपनी के सेवक थे, कंपनी के सेवकों के निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद इसमें जो अगला है वो है कि कंपनी के मामले को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी के मामले को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया।
तो ये था आज जो है रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में। इसके बाद हम कल देखेंगे जो है इसके अगली वीडियो जो है 1784 का जो है अस्थायी सेटलमेंट और 1813 का जो कानून था उनके माध्यम। आप ये वीडियो उम्मीद है कि अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तथा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।